हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपके चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे आज हम टिनिटाइटिस रोग के विषय में कि यह क्या है या रोग कहां पर होता है, शरीर के किस अंग में होता है। साथ साथ हम ये बात करेंगे कि इस रोग के लक्षण क्या है और इस रोग के होने पे मरीज को क्या क्या तकलीफें होती हैं। साथ साथ में हम इसके विषय में भी बात करेंगे कि इससे संबंधित दवाइयाँ क्या क्या होती हैं। यह दवा जो दवाइयाँ इस रोग से संबंधित है उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें तथा इस पूरे ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो सकें। टिनिटाइटिस एक कान का रोग है जिसमें व्यक्ति को कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको हमिंग साउंड या फिर कहें घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ना या फिर दहाड़ की आवाज़ सुनाई पड़ना या फिर पॉपिंग की आवाज़ सुनाई पड़ना, जिसको कहते हैं जैसे भुट्टों का फूट फूट के पकना, उस तरीके की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ना। या फिर हम कहें कि लगातार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ना। इस तरीके की आवाज़ें सिर्फ उस व्यक्ति को सुनाई पड़ती हैं जो इस रोग से ग्रसित होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सुनाई पड़ती हैं। हाँ, कुछ डिवाइसेस के ज़रिए चिकित्सक इसको माप लेते हैं, वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए या हार्ट की रिदम के ज़रिए वह इस चिकित्सक भाप लेता है कि इसको किस प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। इस रोग के विषय में हम बात करेंगे कि यह रोग होता क्यों है, टिनिटाइटिस किन कारणों की वजह से हो जाता है। तो इसके अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से टिनिटाइटिस होता है। यह कारण मुख्यतः लोगों में ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ पर बहुत शोर हो, तो ऐसी स्थितियों में टिनिटाइटिस हो सकता है। कभी कभी कान का संक्रमण भी कारण बनता है कि टिनिटाइटिस को जन्म देता है, जो कि बहुत लंबे समय तक अगर रहा तो व्यक्ति के अंदर बहरापन भी ला सकता है। टिनिटाइटिस होने के और भी कारण होते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर, जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तब उन स्थितियों में भी टिनिटाइटिस होने की संभावना होती है। साथ साथ में हमारे कानों के अंदर इंटरनल ईयर्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, कभी कभी यह फॉलिकल हेयर्स डैमेज कर जाते हैं, तो उस कारण भी लोगों में टिनिटाइटिस का रोग देखा गया है। अब हम बात करेंगे कि यह अगर किन स्थितियों में और हो सकता है। यह आपकी जब जॉस के पास ये हड्डियां यहाँ पर किसी तरीके की चोट लगती है कान के नज़दीक, तब यह स्थिति टिनिटाइटिस डेवलप करती है। साथ ही साथ कभी कभी लोगों में यह देखा गया है कि उनके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे ब्रेन तक वो सिग्नल्स नहीं पहुंचते पर्याप्त मात्रा में, जो एक हियरिंग उसमें सहायक होते हैं। उस स्थिति में भी टिनिटाइटिस होता है, जिसकी वजह से लोगों में अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। उस स्थिति में इंटरनल ईयर इन्फेक्शन, जिसमें फुंसी हो जाना या फिर किसी तरीके का पानी आना कान से, ऐसी स्थितियों में भी टिनिटाइटिस हो सकता है। अगर टिनिटाइटिस थोड़े समय के लिए है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह 1 या 2 हफ्ते तक रहता है तो यह नॉर्मल अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इससे लंबे समय तक आपको टिनिटाइटिस बना हुआ है तो उस स्थिति में आप अपने चिकित्सक से सलाह लें तथा उस संदर्भ में उससे मेडिकेशन लेके इस
रोग का इलाज करें। इस आपको ऐसी स्थितियों में भी देखा गया है जो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ओल्ड एज की स्थिति में क्योंकि बहुत से नर्व डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन नर्व्स भी, ईयर के पास के भी नर्व, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड एज में लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ना, घंटियों की आवाज़ आना, हमिंग साउंड आना, या फिर कहें कि तेज आवाज़ किसी की सुनाई पड़ना जो उस व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें ओल्ड एज भी का भी अपना रोल है। कभी कभी कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ लोगों को नुकसान करती हैं ओवरडोज में, तो उस स्थिति में भी टिनिटाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यह अलग अलग कारण हैं जो टिनिटाइटिस को जन्म देते हैं। अब हम बात करेंगे कि टिनिटाइटिस से जुड़ी हुई दवाइयों के विषय में। तो इस संदर्भ में अगर कहा जाए तो आप टिनिटाइटिस रोग से संबंधित अगर दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं तो वह एक चिकित्सक की देखरेख में ही लेना आपके लिए उचित होगा। उसको सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें, लेकिन फिर भी आपके ज्ञानवर्धन के लिए जो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं वह, या जो चिकित्सक अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं वह मैं आपसे बात करूंगा। विटामिन B12 की कमी की होने की वजह से कभी कभी लोगों में टिनिटाइटिस देखा जाता है, तो उस स्थिति में विटामिन B12 के टैबलेट्स या विटामिन B12 के इंजेक्शन्स या B12 के सिरप्स लोगों को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि और कौन सी दवाइयाँ हैं। तो उस दवा में गाबापेंटिन नाम की एक कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में आती है जो नॉरट्रिप्टेलिन कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद होती है। यह दवाई आपके ब्रेन के सिग्नल्स को नॉर्मल करती हैं, जिनकी वजह से आपका मूड चेंज में स्थिरता आती है। साथ ही साथ नॉरट्रिप्टेलिन टैबलेट का कॉम्बिनेशन गाबापेंटिन के साथ, नॉरट्रिप्टेलिन का रोल एक एंटी डिप्रेशन का होता है जो कि मरीज को रिलैक्स प्रदान करती है तथा ब्रेन के सिग्नल्स को नॉर्मल करती है, जिसकी वजह से उसको उस तरीके की आवाज़ें आना कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ एंटी डिप्रेशन जैसे अल्प्राजोलाम, डायज़ेपाम या फिर क्लोनेज़ेपाम टैबलेट यह मरीज को दी जाती है ताकि उसकी नींद स्थिर रहे और वह पूरी नींद ले सके। यह दवाइयाँ उसमें चलती हैं। साथ साथ में कभी कभी इन दवाइयों में से हम कहेंगे सारी दवा एक साथ नहीं, चयनित करके चिकित्सक किसी एक या दो दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यह जो भी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ ये सारी दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। इनमें से एक या दो चयनित करके या फिर रोग की स्थिति को देखकर 3 चयनित करके मरीज को दी जाती है। यह तो सिर्फ उन दवाइयों के विषय में पूरा मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें उपयोग की जाती हैं। अब उसके उपरांत जैसे हम कहें कि सोडियम वेलप्रेट, यह एक तरीके से मूड स्टेबलाइज़र है जो ब्रेन के सिग्नल्स को नॉर्मल करता है। तो यह दवाइयाँ भी, सोडियम वेलप्रेट भी मरीज को दी जाती हैं। उसके बाद इसी स्थिति में कार्बामेज़ेपाइन टैबलेट्स, यह भी कभी कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वह ब्रेन सिग्नल को नॉर्मलाइज करती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति को सुनने की असमर्थता या हमिंग साउंड कम होती है। कभी कभी यह टिनिटाइटिस लोगों में देखा जाता है कि ईयर इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसमें लिग्नोकेन ड्रॉप्स लोगों में डाली जाती हैं कानों में। तो लिग्नोकेन एक तरीके से एनेस्थेटिक होता है, तो यह उसमें रिलीफ प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो सिप्लॉक्स ड्रॉप लोगों को दी जाती हैं। साथ ही साथ उसमें और भी दवाइयाँ संयोजित की जाती हैं। तो यह सारी दवा सिर्फ जो मैंने बताई वह आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, ना कि आप
उसको सेल्फ से मेडिकेशन करें तो यह आपको लाभप्रद होगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पे और भी दवाइयों के संबंधित और रोगों से संबंधित वीडियोस हैं, उनको लाइक और शेयर करिए तथा अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को औरों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।